आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज एक नया निबंध लेके प्रस्तुत हुई है जिसका नाम है मजदूरी और प्रेम। इसके लेखक हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। अध्यापक पूर्ण सिंह कह सकते हैं या सरदार पूर्ण सिंह भी कह सकते हैं, दोनों भी नाम आए तो आपको पता नहीं, सरदार नहीं, कोई सरदार पूर्ण सिंह भी कहते हैं और अध्यापक पूर्ण सिंह भी बोलते हैं। जो हमारी यूनिट 9 यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए है, उसमें जो निबंध लगा है मजदूरी और प्रेम, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कई निबंध हम पढ़ चुके हैं। जो हमारी प्लेलिस्ट है हमारे चैनल, अब जो अमरीन पाठशाला चैनल है, इसमें जो प्लेलिस्ट बनी हुई है यूनिट 9 की, वो देख सकते हैं। इसके अलावा हमने कहानी की यूनिट 7 जो कहानी है उसकी भी प्लेलिस्ट बनाई है। वो सारी कहानियां हमने पढ़ा दी हैं, जो 21 पूरी कहानी है वो वहां से देख सकते हैं। उपन्यास की समीक्षा पात्र की बनी हुई है, आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। कविता की बनी हुई है और यूनिट 10 जो हमारा है उसकी भी बनी हुई है। वहां जाके आप सारी प्लेलिस्ट में जाके हर एक चीज आपको अवेलेबल है हमारे चैनल पर, आप जाके वहां से अपने तैयारी कर सकते हैं। और हिंदी साहित्य के इतिहास की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो भी देख सकते हैं। और एक मॉडल पेपर एमसीक्यू की प्लेलिस्ट बनी है, वो भी आप देख सकते हैं। वो आपके हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए जल्दी से हम आगे निबंध के बारे में पढ़ते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं करा, जल्दी से जल्दी करेंगे और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे। और जैसे मजदूरी इसके नाम से ही आ जाता है कि हम श्रमिक वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं, कि मजदूरी का मतलब है श्रमिक, जो भी श्रम है। तो कुछ लोग इसे बहुत बुरी नजर से भी देखते हैं कि जो मजदूर होते हैं कि तो मजदूर है, निम्न वर्ग का है। लेकिन इसमें सत्य अध्यापक पूर्ण सिंह ने मजदूरी को भी बताया है कि मजदूरी को भी प्रेम से देखना चाहिए। जो मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, चाहे वो हल चलाने वाला हो, गरड़िया हो, या या किसी की खेती में, या राजगिरी के साथ कोई भी काम कर रहा है, उससे सबसे प्रेम करना चाहिए, उनकी कलाओं से प्रेम करना चाहिए। क्योंकि उनके बदौलत ही समाज है। अगर वो हमारे लिए काम करना छोड़ देंगे तो हम लोग भी बड़े नहीं बन पाएंगे। और हमें भी अपने फायदे के लिए जो हम उनको पैसा देकर भी काम करा लेते हैं, अपने घरों में मेड रख लेते हैं खाना बनाने के लिए, घर की सफाई के लिए। और कचरे वाले भी जैसे आते हैं, आप बोलते हैं कचरा वाला, जैसे आपका कूड़ा जो स्वीपर आते हैं आपके यहाँ, जो कूड़ा आपका घर का ले जाते हैं, आप कहते हैं कचरे वाला आ गया। उन्हें इस तरह से संबोधित करते हुए नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कचरा फैलाने वाले तो हम ही लोग हो गए। वो कहाँ से कचरे वाले हो गए, सारा कचरा तो हमारे यहाँ से नहीं, लेकिन वो हमारे घर की सफाई रखने के लिए वो काम कर रहे हैं। इसलिए हर एक किसी को अच्छी नजर से देखे, प्रेम की नजर से देखे। जैसे आप अ, एक मूवी है मुन्ना भाई एमबीबीएस, आपने उसमें देखा होगा कैसे उस फिल्म के नायक ने, जो हॉस्पिटल में होता है एक सफाई कर्मचारी, उसे प्यार से लगा लेता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उस कर्मचारी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्योंकि उसके पूरी लाइफ में किसी ने उसे गले नहीं लगाया था। जब भी वो सफाई करता था, उसके जैसी सफाई पोछा या कुछ भी लगा रहा है, तो हर कोई निकल के जा रहा है, उसे बार बार फिर से लगाना पड़ता है। लेकिन ऐसे ही हम हर एक किसी को प्यार की नजर से देखें तो हमारी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। यही मानवता की निशानी है। हमारे अंदर ये मानवता के गुण आना चाहिए। अगर आप बाहर भी कभी कोई चीज खा रहे हैं, उसके रैपर्स हैं, अपने पास में संभाल के रखिए। डस्टबिन नहीं है तो रोड पर मत फेंकिए। अगर हर एक इंसान ये चीजें करना बंद कर देगा, तो कम से कम जो सफाई कर्मचारी हैं उनको ज्यादा मेहनत नहीं करेगी और हमें भी गंदगी से नहीं गुजरना पड़ेगा। अपने घर का कूड़ा एकदम रोड पे मत फेंकिए, जब कूड़ा लेने वाला आता है उसे ही दीजिए। इन सब चीजों का ध्यान में रखना है। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए आगे इसी मजदूरी और प्रेम की तरफ चल रहे हैं। इनका जो निबंध है अध्यापक
पूर्ण सिंह ने लिखा था और इन्हीं को सरदार पूर्ण सिंह भी कहते हैं। और ये जो है युग के निबंधकार है। कौन से युग के निबंधकार है आपको तो पता होना चाहिए, पूछ सकते हैं ये कौन से युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं। और ये इनके निबंध जो रहे हैं, सरदार पूर्ण सिंह के निबंध जो रहे हैं, भावात्मक और ललित निबंध रहे हैं। इनके निबंधों को भावात्मक और ललित निबंध के रूप में श्रेणी में रखा गया है। ललित निबंध का अर्थ है कि शब्दों के माध्यम से हृदय में छू लेने वाली बातों को कह देना, जैसे मजदूरी और प्रेम लिखकर कहा है, ललित निबंध की श्रेणी में ही आएंगे। जो मीन्स कि शब्दों के माध्यम से ऐसे हमारे हृदय को छू जाए, कचोट जाए, वही ललित निबंध कहलाते हैं। इन्होंने 1881 से लेकर 1931 से तक जितने भी निबंध लिखे, वो उनके निबंध इसके अंतर्गत आ जाएंगे। इनका जन्म 1881 में हुआ और इनकी मृत्यु 1931 में हो जाती है। और इनका जो मजदूरी और प्रेम निबंध है 8 भागों में बांटा गया इम्पोर्टेंट चीज है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। यही से भी प्रश्न उठते हैं। कहीं कहीं 7 लिखा होता है लेकिन वो रॉन्ग है। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा गया ये निबंध। आपको आजकल जो कोटेशन के रूप में एलिमिनेट करने के लिए क्वेश्चन आते हैं नेट जेआरएफ के लिए, उसमें पूछ सकते हैं। मजदूरी और प्रेम किसका निबंध है? अध्यापक पूर्ण सिंह का। कैसा निबंध है? तो ललित निबंध या भावात्मक निबंध है। इसमें कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में। आपको 8 के 8 भागों के नाम सीरीज वाइज नहीं याद होना चाहिए, तो कम से कम सारे नाम आपको पता होना चाहिए। पूछ सकते हैं इसमें 2-3 नाम लिखिए, इसके अंतर्गत आता है, इसका शीर्षक है या नहीं है। तो 8 भाग कौन कौन से? हल चलाने वाले का जीवन। हल चलाने वाला कौन होता है? किसान होता है, कृषि फार्मर जो होता है उसका जीवन। दूसरा गरड़िए का जीवन, जो भेड़ बकरी पालता है उनका जीवन कैसा होता है। मजदूर की मजदूरी कैसी होती है। एक मजदूर है, श्रमिक वर्ग है, जो दूसरे के खेत में काम कर रहा है, दूसरे के यहाँ घर बन रहा है, तो सारा मजदूर के साथ काम कर रहा है। मतलब है जो राजगीर है उसके साम काम कर रहा है, तो मजदूर की मजदूरी कैसी रहेगी। प्रेम और मजदूरी करके नाम है कि मजदूरी से प्रेम कैसे किया जाए। मजदूरी और कलाएं, जो आजकल चित्रकारी वगैरह जितनी भी कलाएं हैं, आर्ट्स हैं, जो मतलब है चाहे वो टेलर हो गया, पेंटर हो गया, पेंटिंग बनाने वाला होगा, घर पेंट करने वाला होगा, जो भी घर बनाने वाला होगा, तो मजदूरी और कला से प्रेम करना चाहिए। मजदूरी और फकीरी में क्या अंतर है वो बताया है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, इंपॉर्टेंट पॉइंट कि समाज की पालन करने वाली दूध की धारा यहाँ पर जो संबोधित किया है, दूध की धारा का मतलब है स्त्री या नारी। तो समाज का पालन करने वाली स्त्री, औरत, नारी, तो दूध की धारा पूछ सकते हैं कि मजदूरी और प्रेम निबंध में समाज के पालन करने वाली दूध की धारा किसे संबोधित किया गया, किसको बताया गया है, इससे क्या तात्पर्य है। तो मीस समाज का पालन करने वाली स्त्री या औरत हो जाएगी। पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श, ये 8 शीर्षक हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो इनके जो निबंध है अब आपको पता होना चाहिए। अध्यापक पूर्ण सिंह के जो निबंध रहे हैं वो 1909 से 1913 के बीच सरस्वती पत्रिका में छपे हैं। 1909 से 1913 के इनके केवल 6 निबंध है, ये भी याद रख लीजिए, पॉइंट है इंपॉर्टेंट। ये भी क्वेश्चन बनाने वाला निबंध है, यहीं से पूछ लेगा। 1909 से 13 के बीच में सरस्वती पत्रिका में छपे, और ये भी निबंध जो है आपका सरस्वती पत्रिका में ही छपा हुआ है। इसमें 6 निबंध इनके याद कर लीजिए। सच्ची वीरता, कन्यादान पूछा गया है कि कन्यादान किसका निबंध है, तो अध्यापक पूर्ण सिंह या सरदार पूर्ण सिंह का है। और सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता भी पूछा गया निबंध है आपके नेट जेआरएफ में। मजदूरी और प्रेम जो वो तो हम पढ़ ही रहे, इंपॉर्टेंट है ही। अमेरिका का समस्त योगी वॉल्ट वेटमैन, ये 6 निबंध आपको याद होने चाहिए। सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त योगी वॉल्ट वेटमैन।
ये आपको याद होना चाहिए। सारी 6 के 6 निबंध हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपको एलिमिनेट करने के लिए, मिलाने के लिए क्वेश्चन जब आते हैं कि 6 निबंधकारों के या 5 या 4 निबंधकारों के आपको निबंध दे देंगे, निबंधकारों के और के निबंध, और पूछेंगे ये किसका निबंध है। तो आपको अगर पता होगा, सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त योगी, वॉल्ट व्हिटमैन, ये 6 के 6 याद होंगे तो आप फौरन ही एलिमिनेट कर दोगे कि इसका निबंध है। कभी कभी हमें 5 नाम याद नहीं हो रहे थे, लेकिन इसमें से एक भी याद हो रहा था, उसके थ्रू भी आपका एलिमिनेट क्वेश्चन हो जाता है। वहां सिर्फ हमारा यही है, वहां पर नेट जेआरएफ में माइंड्स का खेल होता है सारा, वहां पर आपको एलिमिनेट करके भी आंसर निकल आते हैं। तो वही सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब हम सबसे पहले जो बात कर रहे हैं, मजदूरी और प्रेम की बात कर रहे हैं। पहला शीर्षक है, जो 8वें शीर्षक है, पहले नंबर का शीर्षक आ गया, मजदूरी और प्रेम। निबंध में मेहनत कश लोगों के श्रम और उसके मूल्य की विवेचना की है। श्रम मतलब मजदूरी, जो उनका मेहनत है, तो मेहनत कश लोगों के श्रम और उसके सच्चे मूल्यों की विवेचना की गई है, उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर, किसान, गरेड़िया मजदूर के श्रम का मूल्य केवल पैसे देकर नहीं चुकाया जा सकता। इन लोगों की साधना, महानता, त्याग का मूल्य उनके प्रति प्रेम व सम्मान, क्या करके, प्रेम करो, उनका रिस्पेक्ट करो, सम्मान व्यक्त करके ही चुकाया जा सकता है। क्योंकि किसान हमें खाने को गेहूं देता है, जिससे आटा मिलता है, जिससे हम रोटी खा सकते हैं, चावल देता है जो हम चावल खा सकते हैं, दाल दे रहा है, सारे अनाज किसानों के माध्यम से ही है। लेकिन उन्हें भी हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि छोटा है, बड़ा है या पैसे में कम है, क्योंकि उनके बदौलत ही हमें खाने को मिल रहा है, गड़ेड़िया की बदौलत ही हमें दूध मिल रहा है। तो ये सारी चीजें उनके माध्यम से जान, उनके मजदूरी है, उनके श्रम को हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन्हें सम्मान व्यक्त करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। यही हमारा कर्तव्य बनता है कि इनके प्रति श्रद्धा और स्नेह का भाव अपने हृदय में रखें। सब लोगों को अपने हृदय में, दिल में उनके प्रति श्रद्धा, ईमानदारी, प्रेम, वफादारी, ऐसे भाव उनके तरफ रखने चाहिए। दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि वही हैं जो कठोर श्रम करते हैं, सज्जनता और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते हैं। कि ईश्वर भी उन्हें ही प्रेम करता है जो कठोर श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, और सज्जनता, अच्छी महानता, सज्जनता, अच्छे गुण दिखाते हैं। अच्छा इंसान, सज्जनता मीन्स अच्छे इंसान होता है, मानवता दिखाता है, ईमानदारी से काम करता है, और वही ईश्वर भी उन्हें ही प्रेम करते हैं। ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। सबसे पहले हमने मजदूरी और प्रेम के बारे में जान लिया है। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हल चलाने वाले का जीवन। यहाँ से प्रश्न इसमें से पूछा गया है, तो इसे सोच ले, जहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरे नंबर का जो पॉइंट है, हल चलाने वाले का जीवन, मजदूरी और प्रेम, हल चलाने वाले का जीवन। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही निकाल के मैंने आप लोगों को यहाँ पर रखे हुए हैं और आपको बता रही हूँ, और ये ही पढ़ लेंगे तो यहाँ से आपके जो भी क्वेश्चन होंगे बहुत अच्छे से आपको एलिमिनेट करके क्वेश्चन वहां पर एग्जाम हॉल में क्लियर कर पाओगे। तो हल चलाने वाले और भेड़ चलाने वाले प्राय मतलब हमेशा स्वभाव से साधु होते हैं। ये इंपॉर्टेंट आपके पूछा गया प्रश्न है एनटीए नेट जेआरएफ में कई बार, कि हल चलाने वाले और भेड़ चलाने वाले प्राय स्वभाव से क्या होते हैं, साधु होते हैं। तो अभी आपका दिसंबर 2023 का एग्जाम हुआ है रिसेंटली, उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया, कौन से लोग साधु होते हैं, स्वभाव से साधु होते हैं। तो किसान लोग, भेड़ चलाने वाले, हल चलाने वाले मतलब किसान, तो किसान हो जाएगा। हल चलाने का मतलब है जो हल चला रहा है खेतों में वो किसान है, तो इसे वहां पर क्वेश्चन लिखा था, हल चलाने की जगह किसान लिखा हुआ आया था। तो किसान क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, ये किसान है। किसान और भेड़ चराने वाला है, प्राय स्वभाव से क्या साधु होते। अब क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, इसको एक लाइन में वो दे देंगे, इसके अलावा 2-3 लाइनें और दे देंगे। आपको ये पूछा जाएगा कि ये इस निबंध की लाइनें हैं, पंक्तियां हैं या नहीं है,
जो नहीं है उस पे टिक करें या जो है उस पे टिक करें। तो आपको हर एक लाइन का मतलब अच्छे से पता होना चाहिए कि हल चलाने वाले और भेड़ चढ़ाने वाले स्वभाव से साधु होते हैं। हल चलाने वाले अपने का हवन क्या करते हैं, शरीर का हवन क्या करते हैं। खेत उनकी हवनशाला है, उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफेद दानों के रूप में निकलती है। गेहूं के लाल लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की डालियों सी हैं। तो अब आपको इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि है क्या, तो 1 मिनट में आपको बताती हूँ। चलो मैं इसका मतलब आपको बताती हूँ कि हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन करते हैं। मीन्स हल चलाने वाले जो लोग हैं, किसान वर्ग के लोग हैं, तो अपने शरीर का हवन कैसे कर रहे हैं, शरीर के श्रम के द्वारा। वो पहले बीज बोलते हैं, खेत में बीज बो रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, तो मीन्स अपने शरीर से ही हवन करके सारी सामग्री उत्पन्न कर रहे हैं, हमारे लिए अन्न उत्पन्न कर रहे हैं, तो हवन कर, खेत ही उनकी हवनशाला है। जैसे आपने हवन होते हुए देखा है कि एक हवन होता है आपका, और उस उसमें हम क्या करते हैं, सामग्री डालते रहते हैं। तो हवनशाला इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट है दूसरा। पहले तो क्वेश्चन यही डाल सकते हैं, हल चलाने वाले प्राय कौन होते हैं, स्वभाव से साधु होते हैं, तो किसान और भेड़ चराने वाले साधु होते हैं। दूसरा पॉइंट ये भी डाल सकते हैं, क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं कि हवनशाला क्या है, तो खेत उनकी हवनशाला है और शरीर हवन क्या करते हैं, और शरीर को उन्होंने हवन बताया। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि शरीर अपने मेहनत से, अपने श्रम से वो हवन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हल चला रहे हैं, खेत को जोत रहे हैं, खेतों में पानी दे रहे हैं फसलों को। खेत जब बड़ी हो रही है उसमें दवा लगा रहे हैं, कोई कीड़ा उस पे फसल को ना कर ले, बाद में उस फसल को काटते हैं, तो मीन्स उस हवन अपना क्या कर रहे हैं, अपने शरीर से श्रम से वो हवन कर रहे हैं। खेत उनकी हवनशाला हो गई। उनके हवन की कुंड की ज्वाला की किरणें, जो उन्होंने श्रम मेहनत, कुंड की ज्वाला की किरणें जो उन्होंने मेहनत की है, उससे चावल के लंबे लंबे और सफेद दानों के रूप में निकलती है, जो हम तक पूछ ले जो हम तक पहुंचती है। गेहूं के लाल लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की डालियां सी हैं। ये सारी चीजें बता रहे हैं कि गेहूं की लाल लाल दाने क्या है, अग्नि की चिंगारी जैसी है, क्योंकि लाल लाल दाने और सफेद दानों के रूप में उनकी उनकी ज्वाला की किरणें जो निकल रही, किरण सफेद के रूप में, वो चावल के दाने के रूप में निकल रही है। जैसे आपका जैसी हवन इस तरह से बना हुआ होता है हवनशाला, तो हवनशाला ये खेत हो गया, और सामग्री जो डाल रहे हैं वो शरीर की सामग्री, शरीर का मेहनत जो हो गई वो सामग्री के रूप में डाल रहे हैं। अब आपको यहाँ पर मतलब अच्छे से समझ आ रहा होगा साथियों। अब आगे हम चलते और बताने की कोशिश करते हैं कि उसकी मेहनत के कण, मीन्स किसकी, किसान की मेहनत के कण जमीन में गिरकर उगे हैं। जो उसका खून पसीने की कमाई है, पसीने जो है उसके कण जमीन में गिरकर उगे और हवा तथा प्रकाश की सहायता से मीठे फलों के रूप में नजर आ रहे हैं। जो मीठे फलों के रूप में हमें नजर आ रहे हैं, वो उसकी मेहनत पसीने की कमाई है। किसान मुझे अन्न में, फूल में, फल में आहुति हुआ सा दिखाई पड़ता है। यहाँ पर अध्यापक पूर्ण सिंह बता रहा है कि किसान मुझे में अन्न हो, चाहे फूल हो, चाहे फल हो, उसमें हर जगह उसकी आहुति सा दिखाई पड़ता है। उन सब चीजों में मुझे किसान ही दिखाई देता है। कहते हैं ना, ब्रह्मा आहुति से जगत पैदा हुआ है, ब्रह्मा आहुति से जगत पैदा हुआ है, तो ब्रह्मा की आहुति देने से ही संसार की क्या हुई है, संसार की उत्पत्ति है। तो ब्रह्मा आहुति से जगत पैदा हुआ है, ध्यान रखना है। ब्रह्मा आहुति मतलब किसान की आहुति जो है उसकी तुलना ब्रह्मा आहुति से की गई है। ब्रह्मा आहुति से ही मीन्स ब्रह्मा ने क्या करा, इस संसार को निर्माण किया है। उन्होंने आहुति एक हवन किया, उसके बाद इस दुनिया का निर्माण कर दिया, इस संसार को, ब्रह्मांड को बना दिया। तो ब्रह्मा आहुति से जगत पैदा हुआ है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से है, देखिए, और अन्न पैदा करने में किसान भी ब्रह्मा के समान है। अन्न पैदा करने में किसान ब्रह्मा के समान है, यही कोटेशन डाल के पूछ सकते हैं कि अन्न पैदा करने में किसान भी ब्रह्मा के समान है। खेती उसके
ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। ये किस निबंध की पंक्ति है? तो अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध जो है मजदूरी और प्रेम, उसकी पंक्ति है। अन्न पैदा करने में किसान भी ब्रह्मा के समान है। तो जैसे ब्रह्मा ने इस जगत को पैदा किया है, तो किसान भी अन्न पैदा कर देता है। और खेती उसकी ईश्वरीय प्रेम का केंद्र हो जाता। उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते में, फूल फूल में, फल फल में बिखर जाता है। विद्या वह नहीं पढ़ा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पूछ लो, यही कोटेशन देके आपको पूछ सकते हैं कौन से निबंध की है। तो देखिए, विद्या वह नहीं पढ़ा, किसान जो है विद्या मीन्स विद्या का ज्ञान नहीं पढ़ा है। जय और तप नहीं करता, जप नहीं करता, तप नहीं करता, तपस्या नहीं कर रहा है, जपना नहीं कर रहा है, पूजा पाठ उस तरह से नहीं कर रहा है जपना जैसे पंडित वर्ग करता है। जप और तप यह नहीं करता, संध्या वंदना नहीं इसे नहीं आती है, शाम की वंदना इसे नहीं आती, सिर्फ इसे अपना खेत ही खेत दिखता है। तो संध्या वंदनादि इसे नहीं आते, ज्ञान ध्यान का इसे पता नहीं, मंदिर मस्जिद गिरजे से इसे कोई सरोकार नहीं किया। इसने मंदिर मस्जिद गिरजे से कोई भी इसने क्या करा, सरोकार नहीं किया। केवल साग पात खाकर ही वह अपनी भूख निवारण कर लेता है। भूख को अपने खत्म कर लेता है साग पात खा के ही। पूछ सकते हैं ये किसके संदर्भ में कथन है? ये किसान के संदर्भ में कथन है। और कौन सी निबंध का है? मजदूरी और प्रेम निबंध का है, जिसके लेखक अध्यापक पूर्ण सिंह है। अगला बता रहे हैं गरुड़िए के जीवन कैसा होता है, उसके बारे में बताया गया है कि अब यहाँ पर अध्यापक पूर्ण सिंह बोल रहे हैं कि एक बार मैंने बूढ़े गरुड़िए को देखा। जो बूढ़ा गरुड़िया है, तो भेड़ों की सेवा ही उनकी पूजा है। इंपॉर्टेंट है, भेड़ों की सेवा ही इनकी पूजा है। कौन से निबंध से है? तो अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध मजदूरी और प्रेम से है। और कौन से शीर्षक से है ये भी पूछ सकते हैं, तो गरुड़िए के जीवन से है। ध्यान रखना है। जरा एक बीमार हुई, सब परिवार पर विपत्ति आ गई, क्योंकि उन्हीं से ही उनके घर रोजी चल रही है। भेड़ बीमार हो जाएगी, दूध कैसे देगी, ऊन कैसे देगी, उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। वह अपनी भेड़ों को बच्चों की तरह पालते हैं। इसलिए जरा एक भेड़ बीमार हुई, सब परिवार पर विपत्ति आई। दिन रात उसके पास बैठे काट देते हैं, जैसे एक माँ या परिवार में अपने बच्चे के प्रति या कोई बीमार हो जाए तब काट देते हैं। उसे अधिक पीड़ा हुई तो इन सब की आंखें शून्य आकाश में किसी को देखने लग गई। इस पूरे आकाश की तरफ भगवान से प्रार्थना करने लग जाती है कि अम, इस भेड़ को बचा लो। जैसे हम इंसान में अगर कोई हमारे दिल का करीब है या घर में बीमार है, तो हम कहते हैं भगवान इसको जल्दी से ठीक कर दे। ऐसे ही ये लोग बोलते हैं कि भगवान भेड़ को जल्दी से ठीक कर दे। रातें इसी जलने लग गई। इनका भेड़ अब अच्छी हुई है, उनके घर मंगल हो रहा है। मंगल का मतलब किसी का नाम नहीं है, मतलब सुख से उनके घर में अब मंगलमय है, सुखमय है। सारा परिवार मिलकर गा रहा है। इतने में नीले आकाश पर बादल घिरे और झमझम बरसने लगे, मानो प्रकृति के देवता भी इनके आनंद से आनंदित हो गए हो। मतलब है परिवार, बारिश हो रही है और वो भी आनंदित हो रहे हो। बूढ़ा गरड़िया आनंद मंद होकर नाचने लगा। वह कहता कुछ नहीं, रग रग उसकी नाच रही है। सिर्फ अब उसकी भेड़ अच्छी हो गई है और बारिश हो रही है, तो वह भी नाच रहा है। वह इसलिए नहीं नाच रहा कि बारिश हो रही है, वह इसलिए नाच रहा है झूम झूम कर उसकी भेड़ अच्छी हो गई है। पिता को ऐसी खुशी देख दोनों कन्याओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर पहाड़ी राग अलापना आरंभ कर दिया। पहाड़ी राग मतलब पहाड़ी गाना गाना आरंभ कर दिया। पिता को खुश देखकर जो पुत्रियां हैं, कन्याएं हैं, वह भी खुश होकर नाचने लगती है। पूरा परिवार खुश हो जाता है। ऐसा ही मूक जीवन मेरा भी कल्याण होगा। विद्या को भूल जाऊं तो अच्छा है, मेरी पुस्तक खो जाए तो उत्तम है। ऐसा होने से कदाचित इस बनवासी परिवार की तरह मेरे दिल के नेत्र खुल जाए और मैं ईश्वरीय झलक दे सकूं। मैं भी इस तरह से झलक देख पाऊं। ये सरदार पूर्ण सिंह बोल रहे हैं। चंद्र और सूर्य की विस्तृति ज्योति में जो वेदगान हो रहा है, उसे उसे इस गलीले की कन्याओं की तरह मैं सुन तो न सकूं, परंतु कदाचित प्रत्यक्ष देख सकूं। कहते हैं ऋषियों ने भी
ऋषियों ने भी इनको देखा ही था, सुना न था। पंडितों की ऊट पटोक बातों से मेरी जी उगता गया है। प्रकृति की मंद मंद हंसी में से अनपढ़ लोग ईश्वर के हंसते हुए होठ रहे हैं। जो अनपढ़ लोग भी हैं, बिना पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो ईश्वर को, उस रूप को देख पा रहे हैं, प्रसन्न हो पा रहा है, लेकिन मैं नहीं देख पा रहा है। इन लोगों के जीवन में अद्भुत आत्मा अनुभव भरा हुआ है, ये आत्म अनुभव कर लेते हैं। करलिए के परिवार की प्रेम मजदूरी का मूल्य कौन दे सकता है। तो आपको इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन, यहीं से लाइन डाल सकते हैं कि ये देखिए यहाँ से, इन लोगों के जीवन में अद्भुत आत्मानुभाव भरा हुआ है। गणरीय के परिवार की प्रेम मजदूरी का मूल्य कौन दे सकता है। ये पंक्तियां उठा के आपसे पूछ सकते हैं किस निबंध की हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। आपको मजदूरी और प्रेम निबंध की हैं, गणरीय के जीवन वाली शीर्षक से ली गई है। अब अगला पॉइंट आ जाता है मजदूर की मजदूरी। मजदूर की मजदूरी, अपने 4 आने पैसे मजदूरी के हाथ में रखकर कहा, यह लो अपनी दिन भर की मजदूरी। वाह क्या दिल लगी है। हाथ पांव सिर आंखें इत्यादि सब के सब अवयव उसने आपके अर्पण किए। ये सब चीजें उसकी, तो ये तो ईश्वरीय पदार्थ थे। जो पैसे आपने उसको दिए, वे भी आपके न थे, वे भी पृथ्वी से निकली हुई धातु के टुकड़े हैं। यहाँ पर बताया गया है, जब मजदूर की मजदूरी देने में लोग जो बेईमानी करते, देना नहीं चाहते हैं। एक मजदूर किसी के खेत में काम कर रहा है, एक मजदूर किसी के घर में आके, उनके जब घर बन रहा है तो काम कर रहा है, किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, लेकिन जब वो पूरा दिन काम करके अपनी मजदूरी मांगता है तो लोग आनाकानी करते, कहते हैं कल ले लेना, या देते हुए दूर से फेंकते हुए देते हैं, घृणा भाव से रखते हैं, जैसे वो कोई बोझ समझ के मांग रहा, वो अपने पैसे ही मांग रहा है। उसने पूरे दिन पैसे काम करके, हाथ पांव अपने पूरा शरीर के सब कुछ उसने लगा दिए, आपको अर्पण किए, सारा काम करके आपके लिए काम किया है, उस अपने श्रम का पैसा मांगता है। लेकिन आप लोग उसे ये समझते हैं कि ये हमारे पैसे मांगे, लेकिन वो पैसे उसी के हैं, उसी के बदले ही आपका काम पूरा हुआ है। तो ये ईश्वरीय पदार्थ है, आप समझते हैं जो आपका धन है वो आपका है, वो भी ये कहाँ से, धातु के रूप में पृथ्वी से निकला हुआ एक धातु के टुकड़े हैं, और ये धातु ही मजदूरों ने ही निकाली है, जिसके आपने पैसे बना लिए हैं। इन सब का भाव यही है, इंपॉर्टेंट है। यह लो अपने दिन भर की मजदूरी। अ, ये कौन सी निबंध की पंक्ति है, ये मजदूरी और प्रेम की जो निबंध है उसकी पंक्ति है। अतएव ईश्वर के निर्मित थे, मजदूरी के ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा सेवा से चूकता है। इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि अन्न धन देने से नहीं, वे तो ये दोनों ही ईश्वर के हैं। ये पूछ सकते पंक्तियां हैं, तो मजदूरी और प्रेम की है। अगला पॉइंट है, इस माता और बहन की सिली हुई कमीज मेरे लिए, मेरे शरीर का नहीं, मेरी आत्मा का वस्त्र है। एक माता और बहन ने जो सिली हुई कमीज है, मेरे लिए नहीं, मेरे शरीर का ही नहीं, मेरी आत्मा के वस्त्र बना दी है। इसका पहनना मेरा तीर्थ यात्रा है। इस कमीज में उस विधवा के सुख दुख, प्रेम और पवित्रता का मिश्रण से मिली हुई जीवन रूपड़ी गंगा की बात चली आ रही है। मतलब कोई भी हमारे लिए काम कर रहा है, हमारे लिए कपड़े सी रहा है, तो उसका वो ममता भरा भाव ही चला रहा है, उसका श्रम है जो हम पैसों में देकर सिलवा ले रहे हैं। ऐसी मजदूरी, ऐसा काम प्रार्थना, संध्या और नमाज से क्या कम है, कि ऐसी मजदूरी भी क्या नमाज से पाई जा सकती है, जो बड़ी मेहनत से वो अच्छे से वो सी कर हमारे लिए कपड़े तैयार कर रही है। तो ऐसी मजदूरी संध्या और नमाज से कम नहीं है। शब्दों से तो प्रार्थना हुआ नहीं कर, ईश्वर तो कुछ ऐसी ही मुख प्रार्थनाएं सुनता, और तत्काल सुनता है, एकदम फौरन के फौरन उसी टाइम असर दिखता है ऐसी प्रार्थनाओं में। अगला है प्रेम और मजदूरी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा, कि यहाँ पर भी आपको एक
एलिमिनेट करने वाले क्वेश्चन के रूप में देख सकते हैं कि यहाँ पर किसका इस प्रेम और मजदूरी में किसका विरोध बताया, तो मशीनीकरण और औद्योगिकरण का विरोध बताया है। यहाँ पर बढ़ावा नहीं दिया, यहाँ पर बढ़ावा किसको दिया हुआ है, हाथ से श्रमिक मजदूरी जो कुटीर उद्योग है उन सबको बढ़ावा दिया गया है, और उसको नकारा किसका, विरोध किया है मशीनीकरण का, मशीनीकरण के कामों का। अगर वही काम सिलाई बुनाई अगर आप मशीन के द्वारा होती है उसको अच्छा ना समझा जाएगा, वही पेंटिंग मशीन के द्वारा हो जाएगी वो अच्छी नहीं लगती, लेकिन जो हाथ की कारीगरी है उसका एक अलग ही मोल है। तो वही बात इसमें बताई गई कि मशीनीकरण का विरोध किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान है, मशीनीकरण और औद्योगिकरण का विरोध किया गया है। मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में उनकी प्रेममय पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। यहाँ पर राफेल राफेल आदि के चित्रों में उनकी कला कुशलता को देख इतनी सदियों सालों के बाद भी उनके अंतःकरण के सारे भावों का अनुभव होने लगता है। वायु की गति के जो चित्रों में है, जो आपके मशीनीकरण के आ जाते हैं, तो उससे हम मुझे देखने में भाव नहीं, जो प्रिंटिंग मशीन से आपको चीजें निकल के आ जाती हैं वो आपको अच्छी नहीं लगती। एक किसी की कला जो होती है, हाथ से बनी हुई चित्रित कला है, आर्ट है, पेंटिंग है, वो आपको देखने में जितना मजा आता है वो उतना प्रिंटिंग मशीन वाली प्रिंट करी हुई वो सीनरी को देखकर नहीं आएगा, जो हाथ से बनी हुई देखकर आपको फील होगा। केवल चित्त का ही दर्शन नहीं, किंतु साथ ही उसके छिपी हुई चित्रकार की आत्मा के दर्शन होते हैं। किस तरह से उस चित्रकार ने, पेंटर ने उसमें अपनी पूरी आत्मा डाल दी हुए अपने हाथ से बनी हुई पेंटिंग में, परंतु यंत्रों की सहायता से बने हुए फोटो निर्जीव से प्रतीत होने लगते हैं, ये ध्यान रखना है। उनमें और हाथ के चित्रों में इतना ही, इनमें का मतलब है जो हाथ से मशीनीकरण के बारे में बात कर रहे हैं, मशीन से बनी हुई चीजों में, उनमें और हाथ के चित्रों में उतना ही भेद है जितना कि बस्ती और शमशान में। जैसे एक बस्ती में इंसान रहते हैं और शमशान में मरे हुए लोग रहते हैं, इतना ही फर्क है। तो मशीनीकरण मशीन से बनी हुई पेंटिंग में किसके समान है, शमशान के समान, हाथ के चित्र बस्ती के समान है, ये बताया गया है। हाथ की मेहनत से चित्रों में जो रस भर जाता है भला लोहे के द्वारा बनाई हुई चीज में नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, यहाँ पर पूरा ही पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, क्या है वो देख लीजिए। मेरा विश्वास है कि जिस चीज में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है। उसकी पवित्रता है, प्रेम है, वो सब उसके अंतर्गत मिल जाता है। उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। होटल में बने हुए भोजन यहाँ नीरस होते हैं क्योंकि वहां मनुष्य मशीन बना दिया जाता है, परंतु अपनी प्रियतमा के हाथ से बने हुए रूखे सूखे भोजन में कितना रस आ जाता है। अगर आप भी देखते होंगे, कहीं पर आप घूमने गए हैं या अपने ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं यात्रा कर रहे हैं, अगर किसी होटल में ठहरे हैं, कहीं बाहर ढाबे पे, होटल पे, कहीं भी खाना खाते हैं, तो कभी कभी आपको वहां का कितना भी अच्छा खाना हो कभी कभी पसंद नहीं आता है। लेकिन कभी वहां पर ऑयल ज्यादा होगा, कभी मिर्च ज्यादा होगी या मिर्च कम लग रही होगी, आपके अकॉर्डिंग नहीं मिल पाता है। वहां पर रहना भी आपको अच्छा नहीं लगे, लेकिन आपका टूटा फूटा घर क्यों ना हो और वहां पर आपकी प्रियतम प्रिय या माँ हो, यहाँ प्रियतमा का मतलब है पत्नी से लिया गया, प्रीतिमा के हाथ से बने हुए अगर रूखा सूखा भी मिल जाता है उसमें एक आनंद आ जाता है, आपको अपने घर में खाना ही अच्छा लगता है। ये सारी बात कर रही है। जब वह यहाँ पर बताई गई उसी प्रियतमा की, वह का मतलब है प्रियतमा, किससे लिया गया है, प्रियतमा जो पत्नी है, जब वह आटे की छलनी से छानती है, जो आटा को छलनी से छान के उसे फिर गूंथा जाता है, फिर रोटी बनती है ना, जब वह आटे की छलनी से छानती तब मुझे उसकी उतनी उतनी के नीचे एक अद्भुत ज्योति सी नजर आती है, उसमें से निकलती हुई एक अद्भुत ज्योति सी नजर आ रही होती। जब वह मेरे लिए रोटी बनाती है तब उसके चूल्हे के भीतर मुझे तो पूर्व दिशा नमो सातिमा में सूर्य की लालिमा वाला प्रकाश जो होता है, नमो प्रतिमा सातिमा मतलब सूर्य की लालिमा वाला प्रकाश से भी अधिक आनंद वर्धनी लालिमा देख पड़ती है।
यह रोटी नहीं है कोई अमूल्य पदार्थ है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोटेशन इंपॉर्टेंट देख लीजिए। यह रोटी नहीं है कोई अमूल्य पदार्थ है, शुक ने इसी प्रेम के समय संयम करने का नाम योग रखा है, मेरा यही योग है। पूछ सकते हैं कौन सी निबंध की पंक्ति है कि यह रोटी नहीं है कोई अमूल्य पदार्थ है, शुक ने इसी प्रेम के संयम करने का नाम योग रखा है, यही मेरा यही योग है। मजदूरी और प्रेम निबंध से है, तो ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। अगला हम जान लेते हैं मजदूरी और कला। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके जान लीजिए। मजदूरी और कला, मजदूरी और कला के बारे में बताया है कि सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। आजकल भाप की कला जो है, मशीन का दाम, जो कलो कलो का मतलब है मशीन, आपकी भाप की जो स्टीम मशीनें हैं, भाप की मशीनों का दाम तो हजारों रुपया है, परंतु मनुष्य कौड़ी के 100 बिकते हैं, कौड़ी के 100। तो यहाँ बताया मनुष्य, आजकल मशीनों का मूल्य तो ज्यादा हो गया है, लेकिन इंसानों का मूल्य कम हो गया है। मशीन तो लाखों रुपए की खरीद कर लगा लेता है, लेकिन इंसानों को अगर मजदूरी भी देना हो, उसे कम रुपए में देता है, और उसका मूल्य कम हो गया, मशीनों का मूल्य ज्यादा हो गया। इसके बारे में बात कर रही है। मनुष्य कौड़ी के 100 बिकते हैं, और मशीनें जो है हजारों हजारों रुपए की हैं। सोने और चांदी की प्राप्ति से आनंद नहीं मिल सकता है, सोना और चांदी की प्राप्ति से जैसे जीवन को आनंद नहीं मिल सकता है, सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम में मिलता है। मुझे अपना काम मिल जाए तो फिर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं। मनुष्य पूजा की सच्ची मनुष्य पूजा की सच्ची ईश्वर पूजा है कि आजकल हमें मनुष्य की पूजा ही करनी चाहिए, कि मानव को रिस्पेक्ट देकर उसके काम को समझना चाहिए, उसके काम की रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो इन्होंने कितनी अच्छी बात पूछी कही है, यही पूछ भी सकते हैं मनुष्य पूजा की। मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है, मंदिर और गिरजे में क्या रखा है, ये भी डाल सकते हैं। तो मनुष्य को सरदारपुर सिंह ने कौन सी पूजा को ईश्वरीय पूजा कहा है, तो मनुष्य की पूजा को ईश्वरीय पूजा कहा है। ये डाल सकते हैं, नोट करके लिख लीजिए आप। मनुष्य पूजा को सच्ची ईश्वरीय पूजा कहा है। मंदिर और मस्जिद गिरजे में क्या रखा है, ईंट पत्थर चूना कुछ भी कहो, आज से हम अपने ईश्वर की मंदिर मस्जिद मस्जिद गिरजा और पोथी में न करेंगे। बहुत अच्छी बात कही है कि आज से हम ईश्वर की तलाश ना मंदिर में करेंगे, ना मस्जिद में करेंगे, ना गिरजा में, ना पोथी में करेंगे। हम सच्चे मनुष्य, जो मनुष्य की पूजा, जो मनुष्य का काम है, उसकी रिस्पेक्ट है, वही सच्ची ईश्वर की पूजा मानेंगे। ये कौन बात कर रहा है, सरदार फूड सिंह कर रहे हैं। बहुत अच्छी बातें इन्होंने इस निबंध में लिखी है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना। एक बार नहीं समझ में आया, दूसरी बार पढ़ो इसे, मतलब आपको 2-3 बार में बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। एक बार पढ़ने से कोई भी चीज आपको इतनी चीजें समझ में नहीं आ पाती, कम से कम 1-2 बार, 2 से 3 बार आप इसे पढ़ लोगे, सुन लोगे, इसी वीडियो को सुन लोगे, तो आप बहुत, आपको लाभप्रद सिद्ध होगी। अपने फ्रेंड्स को जरूर बताइए जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, जिससे उनको भी इस वीडियो का फायदा मिल पाए। आगे देख सकते हैं, मनुष्य की अनमोल से ईश्वर के दर्शन करेंगे, यही आर्ट है, यही धर्म है। मनुष्य के हाथ से ही ईश्वर के दर्शन करने वाले, कराने वाले निकलते हैं। तो मजदूरी और के बारे में, चित्रकला के बारे में बताया कि मजदूर मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे, जो मनुष्य की जो अनमोल आत्मा, उससे ईश्वर के दर्शन कर लेंगे। यही आर्ट है, यही धर्म है। मनुष्य के हाथ से ही ईश्वर के दर्शन कराने वाले निकलते हैं। निकम्मे रहकर मनुष्य की चिंतन शक्ति थक गई है, जो काम नहीं करते, उन्हें कुछ जो काम धंधा नहीं है उनके, वो जो निकम्मे बने हुए हैं मनुष्य है, उनकी चिंतन सोचने की जो शक्ति है वो थक गई है। आजकल की कविता में नयापन नहीं है, जो आजकल की कविताएं लिख रही हैं, जब ये अध्यापक पूर्ण सिंह द्विवेदी युग में काम कर रहे थे, द्विवेदी युग के कवि लेखक हैं,
तो कह रहे हैं कि आजकल की कविता में नयापन नहीं है, क्योंकि पुराने समय को लेकर ही लिखी जा रही कविता है। वक्त पे उन सब पे कविताएं नहीं लिख रही, उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र ही है। इस नकल में असल की पवित्रता और कुआनेपन का अभाव है। सारी चीजें बताई गई हैं इस नकल में, सिर्फ नकल, पुरानी चीजों को लेकर, पुरानी रीति को लेकर कविताएं लिखी जा रही हैं, नई चीजों को लेकर कविताएं नहीं लिख रही। अब तो एक नए प्रकार का और क्वारे नए प्रकार की कला कौशल पूर्ण संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है। यदि वह ना प्रचलित हुआ तो मशीनों के पहियों के नीचे दबकर हमें मरा समझिए। यह नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा। कि आगे चलकर द्योनिक के बाद पे आप देख सकते हैं कि छायावाद में, छायावादोत्तर में और नई कविता में किस तरह से लोगों ने हर एक मजदूर वर्ग पर, हर एक किसान वर्ग पे, रिक्शे वाले पर इस तरह से कविताएं हैं, मतलब प्रकृति से रिलेटेड कविताएं हैं। हर एक चीज पे उन्होंने कविताएं, नारी संबंधित कविताएं, रोटी से संबंध, मतलब है पॉलिटिक्स से संबंध, हर एक चीज पे उन्होंने इस तरह से कविताएं बनाई हैं जिससे हर एक चीज उभर कर जनता तक पहुंच सके। तो ये कविताएं आ गई हैं। तो मतलब उस समय के में नहीं थी, पुरानी रीति चल रही थी, लेकिन आगे वाले समय में ये कविताएं नहीं आती तो ये समझ कह रहे थे कि कवि तो फिर तो हमें बड़ा ही समझो। लेकिन आज वो चीजें आ चुकी हैं, ये सारी चीजें बताने की कोशिश कर रही है। अब वो यही बताने की कोशिश करी, इंपॉर्टेंट है ये पैराग्राफ, देख के यहीं से पूछ सकते हैं क्या उन मजदूरों के कंठ भी इस गले से यह नई कविता निकलेगी, उन मजदूरों के कंठ से कविता निकलेगी जो निकल के आ भी चुकी है, निकलेगी, जो अपना जीवन आनंद के साथ खेत की भेड़ों का, कपड़ों के तागों का, जूते के टाकों का, लकड़ी के रंगों का, पत्थर के नसों का भेदभाव दूर करेंगे। मतलब हर एक के ऊपर कविताएं लिखी रही होंगी, हर एक वर्ग के बारे में ये कविताएं आ रही होंगी। हाथ में कुल्हाड़ी, सिर पर टोकरी, नंगे सिर और नंगे पांव, धूल से लिपटे और कीचड़ में रंगे चरखा काटने वाली स्त्रियों के गीत संसार के सभी देशों में कौमी गीत होंगे, और यही गीत सब जगह होंगे। तो ये आजकल यही सारे गीत आजकल हमारे उसके बाद युग के बाद आने स्टार्ट हो गए थे। इसके बाद बताया गया है इंपॉर्टेंट ये जो पैराग्राफ है, तो मजदूरों की मजदूरी ही यथार्थ पूजा होगी। वास्तविक, यथार्थ का मतलब रियलिटी, वास्तविकता, मजदूर की मजदूरी ही रियल, वास्तविक, वास्तविक रियल में पूजा होगी। कला रूपी धर्म की अ, तभी वृद्धि होगी, तभी नए कवि पैदा होंगे, तभी नए औलियों का उद्भव होगा। परंतु ये सब के सब मजदूरी के दूध से पलेंगे, मजदूरी के पलेंगे। धर्म, योग, शुद्धाचरण, सभ्यता और कविता आदि के फूल इन्हीं मजदूर ऋषियों के उद्यान में प्रफुल्लित होंगे, खिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछ सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन। अगला है मजदूरी और फकीरी। मजदूरी और फकीरी के बारे में बताया है कि गेरुए वस्त्रों की पूजा क्यों करते हो, गिरजे की घंटी क्यों सुनते हो, रविवार क्यों मनाते हो, संडे हॉलीडे जो होता क्यों मनाते हो, 5 वक्त नमाज क्यों पढ़ते हो, निका त्रिकाल संध्या क्यों करते हो। अब ये सारी बात क्वेश्चन करके कह रहे हैं और आगे बताने की कह रहे हैं कि मजदूर के अनाथ नयन, अनाथ आत्मा, अनाश्रित जीवन की बोली सीखो। जो मजदूर की बोली है वो सीखो, फिर देखोगे कि तुम्हारा यही साधारण जीवन ईश्वरीय भजन हो जाएगा। मजदूरी करना मीन्स कर्मवाद की शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। कर्म के मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है कि मजदूरी करना भी कर्मवाद के में, कर्मवाद आ गया है यहाँ, कर्मवाद की शिक्षा, कर्म करना चाहिए, काम करना चाहिए, मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। जॉन ऑफ ऑफ आर्क, जॉन ऑफ आर्फ लिखा है। तो यहाँ पर जॉन ऑफ आर्क के बारे में बात की गई है। जॉन ऑफ आर्क की फकीरी और भेड़े चराना, ये आप एक बार जॉन ऑफ आर्क के बारे में और टॉलस्टॉय के बारे में जरूर थोड़ा बहुत जान ले, उनकी बुक्स कौन कौन सी, एक बार ये देख लेना। ये क्वेश्चन आपसे जो आपका यूनिट 4 है उससे रिलेटेड आपसे यहाँ से क्वेश्चन इन दोनों से पूछ सकते हैं वैचारिक पृष्ठभूमि में। जॉन ऑफ आर्क और टॉलस्टॉय, इनके बारे में थोड़ा सा आप
पढ़ लेंगे गूगल पे सर्च करके। तो जॉन ऑफ आर्क की फकीरी और भेड़े चराना, टॉलस्टॉय का त्याग और जूठे गांठना, उमर खयाम का प्रसन्नता तंबू सीते फिरना, खलीफा उमर के अरसे रंगे महलों में चटाई आदि बुनना, जो चटाई आदि बुनते हैं, तंबू सीते हैं, टेंट जो बनाते हैं, जूते बनाते हैं, ये सारे काम हो गए श्रमिक वर्ग के बारे में बता करने। ब्रह्म ज्ञानी कबीर और रैदास का शुद्ध होना, गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण का कूक पशु, जो मूक पशु हैं को ताड़ी देकर, जो लाठी देकर हाँकना, जो भगवान श्री कृष्ण थे और जो पशु थे उन्हें लाठी के सहारे हाँक लेते थे, यही सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण है। ये सारी चीजें यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पर समाज का पालन करने वाली दूध की धारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूध की धारा का मतलब मैंने बताया था कि कन्या और स्त्री और औरत से लिया गया कि समाज का पालन करने वाली स्त्री जो है उसके बारे में, कि जो स्त्री है तो हमारे भारतवर्ष में स्त्री को उतना ही समझ रहा है, लेकिन उतना उन्नत रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है, उसे बाहर निकल के काम करने के लिए नहीं दिया जा रहा है जितना बाहर के देशों में दिया जा रहा है। लेकिन आज के समय में, जिस समय में हम ये निबंध पढ़ रहे हैं, उस समय में तो दिया जा रहा है, लेकिन जब अध्यापक पूर्ण सिंह द्विवेदी में लिख रहा है तो उस समय उतना लेडीज जो फीमेल है उन्हें रिस्पेक्ट ना देके उन्हें बाहर काम करने के लिए नहीं भेजा जा रहा था। तो उस समय की बात कर रहे हैं। समाज का पालन करने वाले दूध की धारा जो है, मजदूरी करने से हृदय पवित्र होता है, संकल्प दिव्य लोकांतर में विचरते हैं, हाथ की मजदूरी से सच्चे ऐश्वर्य की प्रतिष्ठा की फेमस होने की उन्नति होती है। जापान में मैंने, अब यहाँ पर पूर्ण सिंह बोल रहे हैं कि जापान जब मैं गया तब वहां मैंने कन्या जो लड़कियां हैं और औरतें हैं वहाँ वहां पर उन्हें ऐसी कलावती देखी कि वे रेशम के छोटे छोटे टुकड़ों से, जो रेशम है उसके छोटे छोटे टुकड़ों से अपनी दाढ़ी की बदौलत हजारों की कीमत का बना देती हैं। अपने श्रमिक वर्ग के कारण वो हजारों का बना देती है। कई प्रकार की प्राकृतिक पदार्थों और दृश्यों को अपनी सुई के कपड़ों के ऊपर अंकित कर देती हैं, कई दृश्यों को कई कपड़ों के ऊपर अंकित कर देती हैं। यही चित्रकारी है, यही पेंटिंग है, यही बुनाई है, वो सारे काम वो वहां पर कर रही थी, लेकिन भारत देश में ऐसी अभी कारीगरी नहीं आ रही है। जब तक धन और ऐश्वर्य की, इंपॉर्टेंट यहाँ पर पंक्ति है, जब तक धन और ऐश्वर्य की जनदात्री हाथ की कारीगरी की उन्नति नहीं होती, तब तक भारतवर्ष की क्या, किसी भी देश की जाति की दरिद्रता दूर नहीं हो सकती। यदि भारतवर्ष की 30 करोड़ नर नारियों की उंगलियों मिलकर कारीगर के काम करने लगे तो उनकी मजदूरी की बदौलत कुबेर का महल उनके चरणों में आप गिरेगा। संघ की शक्ति के बारे में कर रहे हैं कि अगर भारत में खाली पुरुष ही काम कर रहे हैं, अगर स्त्रियों को भी मौका दिया गया, अगर 100% नहीं, अगर 50 से 60% स्त्रियां काम करने लगे, तो भारत की जो 30 करोड़ नर नारी है उनमें से 50% भी अगर नारियां काम करने लगेंगी तो संगठन के रूप में काम होगा, हर जगह खुशहाली नजर आएगी और भारतवर्ष भी उन्नति करेगा, भारतवर्ष भी आगे बढ़ेगा। तो इकोनॉमिक कंडीशन जो है, आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। ये बारी बात कर रहे हैं कि संगठन से काम करना चाहिए। अब आगे है पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श। यहाँ बताया गया है इन्होंने कि पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श, पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है, वह नया आदर्श देख रही है। नया फिलोसफिकल के बारे में बात कर रहे हैं कि नया आदर्श बता रही है, अब उसकी चाल बदलने लगी है। वह जो मशीन है, मशीन की पूजा को छोड़कर मनुष्य की पूजा को अपना आदर्श बना रही है। जो पुरानी पश्चिमी सभ्यता है, अब कैसे मशीनी की कलों को छोड़ रही है, मशीनों की पूजा नहीं कर रही, इंसान की पूजा कर रही है, उसे उनके काम की जो पूजा है उसे उन्हें आदर्श बना रही है। इस आदर्श के दर्शाने वाले देवता रस्किन रस्किन है और टॉलस्टॉय आदि है। रस्किन और टॉलस्टॉय को जरूर पढ़िए, एक बार उनकी बुक्स को जरूर पढ़िए। पाश्चात्य देशों में नया प्रभात हो रहा है, नई सुबह हो रही है, वह लोगों के कामों को, उनके श्रमिक को समझ रहे हैं। और हो क्यों ना हो, इंजनों
के चाहिए, इंजनों के पहिए के नीचे दबकर वहां वालों के भाई बहन नहीं नहीं उनकी सारी जाति पिस गई है। मतलब वहां पर पिस सी गई है मशीनों के आने से। अब उन्होंने नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब उन्होंने सोचा है, नई सोच से सोचा है कि हमें लोगों के कामों को तो उन की पूजा करनी चाहिए। उनके जीवन धुरे टूट गए, उनका समझ धन घरों से निकलकर एक ही दो स्थानों में एकत्र हो गया है। शोक का विषय है कि हमारे और अन्य पूर्वी देशों में लोगों की मजदूरी से तो लेश मात्र भी प्रेम नहीं, पर वे तैयार कर रहे हैं पूर्वोक्त उपरोक्त काली मशीनों का आलिंगन करने की। पश्चिम के लोगों की इनमें मनुष्य का दुख दिन बढ़ता जा रहा है। भारतवर्ष जैसे दरिद्र देश में मनुष्य के हाथों की मजदूरी के बदले मशीनों से काम लेने लगे हैं, जिससे ज्यादा आप देख रहे हैं बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि एक मशीन कई लोगों का काम कर देती है। इससे बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है और इसी तरह से भूख मरी भी बढ़ती जा रही है। दरिद्र प्रजा और भी दरिद्र होकर जाएगी, बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट कि दरिद्र प्रजा और भी दरिद्र होकर मर जाएगी। चेतना से वेतन की वृद्धि होती है मनुष्यों के, तो मनुष्य ही सुख दे सकता है। कि मनुष्य को कौन, मनुष्य ही अगर मशीन की जगह न देकर मनुष्य से ही काम लोगे तो उसके घर के भी चूल्हे जल पाएंगे, उसके घर भी रोटी आ पाएगी और उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू होंगे। तो मनुष्य ही सुख दे सकता है। जैसे अब पश्चिमी लोगों ने मनुष्य के बदले मनुष्य से ही काम लेना स्टार्ट कर दिया है, मशीनों को नकार दिया। परस्पर की निष्कपट सेवा से ही मनुष्य जाति का कल्याण हो पाएगा। अगर मनुष्य ही उस जगह आ जाएंगे तभी मनुष्य एक दूसरे का कल्याण करेगा। तो आजकल हमें मशीनीकरण का विरोध करना चाहिए। इसमें बताया गया है औद्योगिकरण और मशीनीकरण है, इसकी विरोध की बात इन्होंने इस निबंध में कही और यही निबंध अंत हो जाता है, यही निबंध खत्म हो जाता है। बहुत अच्छा निबंध है, आप देख सकते हैं। मजदूरी और प्रेम, जिसे 8 भागों में इन्होंने बांटा गया है। हल चलाने वाले का जीवन, गरड़िए का जीवन, मजदूर की मजदूरी क्या है, प्रेम और मजदूरी क्या है, मजदूरी और कला, मजदूरी और फकीरी, समाज का पालन करने वाली दूध की धारा का मतलब मैंने बताया। स्त्री और औरत, पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श कैसे निकल कर आ रहा है, वही पश्चिमी सभ्य का नया आदर्श आज भारत देश को भी अपनाना चाहिए, इसके बारे में बात कही है। इनको ये ललित निबंधकार की श्रेणी में आ गए हैं। इन्होंने 1909 से 1913 तक सरस्वती पत्रिका में इनके सारे निबंध छपे हैं। टोटल 6 निबंध इन्होंने अध्यापक पूर्ण सिंह ने लिखे हैं। सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त योगी वॉल्ट वेटमैन, ये सारे निबंध इनके लिखे गए हैं। ये सारी बात हमने की थी और आशा है कि निबंध आपको लगा होगा। और अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करिए, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आपका प्यार सिर्फ सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, वही हमारे लिए काफ़ी होगा। शेयर करें अपने दोस्तों को जिससे वो इस निबंध का लाभ उठा पाए। चलिए अगले निबंध में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।